सोचिए, एक सिविल इंजीनियर के तौर पे जब आप नहरें, बांध ये सब डिजाइन कर रहे होते हैं, तो दिमाग में सबसे जरूरी सवाल क्या घूमता होगा? शायद यही कि जिस खेत और फसल के लिए ये पूरा तामझाम हो रहा है, उसे असल में कितना पानी चाहिए और कब चाहिए, है ना? पानी कम हुआ तो फसल खराब, ज्यादा हुआ तो भी नुकसान। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सिंचाई इंजीनियरिंग या इरिगेशन इंजीनियरिंग के एक बेहद जरूरी हिस्से पर फोकस करके, यानी फसलों की पानी की आवश्यकता या जिसे कहते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल है और हम इसी में से काम की बातें निकालेंगे। हमारा मिशन क्या है? सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं, बल्कि इन जरूरी टर्म्स जैसे डेल्टा, ड्यूटी, बेस पीरियड को समझना, इनके बीच का कनेक्शन देखना और ये जानना कि असल जिंदगी में एक इंजीनियर या पानी के मैनेजमेंट के लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए इस जानकारी को डिकोड करते हैं, और इस सफर में हमारा साथ देने के लिए हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो हमें इन कॉन्सेप्ट्स की तह तक ले जाने में मदद करेंगी। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक सिविल इंजीनियर को फसलों और उनकी पानी की जरूरतों से क्या लेना देना, सीधा लेना देना है। जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कैनाल्स, डैम्स, वियर्स, उनकी प्लानिंग, उनकी डिजाइन, उनका ऑपरेशन, ये सब इसी बात पर निर्भर करता है कि हमें फसलों तक सही समय पर सही मात्रा में पानी कैसे पहुंचाना है। खासकर तब जब बारिश जैसा नेचुरल सोर्स काफी ना हो या कह लीजिए भरोसेमंद ना हो। हाँ, ये बात तो है। मतलब फसल की प्यास बुझाने के लिए पहले फसल की प्यास को समझना पड़ेगा कि भाई कौन सी फसल है, कैसी मिट्टी है, कब उसे कितना पानी चाहिए। एकदम सही। हमारा अल्टीमेट गोल है फसल का पूरा पोषण, मतलब फुल फ्लेज्ड नरिशमेंट, और उससे मिलने वाली पैदावार को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम क्रॉप यील्ड सुनिश्चित करना। इसके लिए फसल का टाइप, मिट्टी की खासियतें और पानी की ज़रूरत का पैटर्न समझना ज़रूरी है। इस पूरी चर्चा में हम कई ऐसे टेक्निकल टर्म्स पर बात करेंगे जो इसी ज़रूरत को समझने और नापने में मदद करते हैं। हर फसल को अपनी बढ़त के दौरान एक खास मात्रा में पानी चाहिए होता है, वो भी एक निश्चित अंतराल पर। चलिए फिर इन जरूरी टर्म से शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है क्रॉप पीरियड। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, क्रॉप पीरियड या फसल अवधि का मतलब है फसल बोने यानी सोइंग के दिन से लेकर उसकी कटाई हार्वेस्टिंग के दिन तक का पूरा समय। इसे दिनों में, डेज में नापते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं बोया नवंबर में और काटा मार्च अप्रैल में, तो ये पूरा टाइम स्पैन करीब 120-150 दिन उसका क्रॉप पीरियड हो गया। अच्छा, तो ये फसल का पूरा जीवन चक्र हो गया कैलेंडर के हिसाब से, बुआई से कटाई तक का पूरा टाइम। लेकिन फिर मैंने एक और मिलता जुलता टर्म सुना है, बेस पीरियड। ये क्रॉप पीरियड से कैसे अलग है? सिर्फ नाम का फर्क है या कुछ और? ये थोड़ा अलग है और इंजीनियर के लिए शायद ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। बेस पीरियड या आधार अवधि वो समय है जो फसल बोने के बाद उसे पहली बार पानी देने, फर्स्ट वाटरिंग से शुरू होता है, और फसल काटने से ठीक पहले आखिरी बार पानी देने, लास्ट वाटरिंग तक चलता है। इसे भी दिनों में ही नापते हैं। ओह, तो इसमें बुआई और पहली सिंचाई के बीच का जो थोड़ा वक्त होता है और आखिरी सिंचाई और कटाई के बीच का वक्त, वो शामिल नहीं है। ये तो असल में पानी सप्लाई का पीरियड हुआ। बिल्कुल, इसीलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो बेस पीरियड क्रॉप पीरियड से थोड़ा छोटा होता है। लेकिन कई बार कैलकुलेशन की आसानी के लिए, खासकर बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में, हम इन दोनों को लगभग बराबर मान लेते हैं। पर कॉन्सेप्ट का ये बारीक फर्क जानना जरूरी है। समझ गया। अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन टर्म पर, डेल्टा, जिसे ग्रीक लेटर डेल्टा से दिखाते हैं। नाम तो खूब सुना है, पर इरिगेशन में इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब है पानी की वो कुल गहराई, टोटल वाटर डेप्थ, जो किसी फसल को उसके पूरे बेस पीरियड के दौरान चाहिए होती है ताकि उसकी पूरी बढ़ोतरी हो सके। इसे सेंटीमीटर या मीटर में नापा जाता है। गहराई मतलब अगर किसी खेत में फसल उग रही है और पूरे बेस पीरियड में जितना भी पानी दिया गया, उसे अगर खेत में एक साथ भर दें बिना किसी नुकसान के, तो पानी की जो हाइट बनेगी वही डेल्टा है। एकदम सही समझा। जैसे गन्ने, शुगर केन या चावल, राइस के लिए डेल्टा लगभग 120 सेंटीमीटर होता है। वहीं गेहूं, वीट के लिए ये करीब 40 सेंटीमीटर ही होता है। इससे साफ पता चलता है कि अलग-अलग फसलों की पानी की जरूरत कितनी अलग है।
लेकिन 120 सेंटीमीटर पानी एक साथ तो नहीं दे सकते, खेत में बाढ़ आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुल जरूरत है पूरे बेस पीरियड की। पानी असल में किश्तों में दिया जाता है, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर। मान लीजिए गन्ने का डेल्टा 120 सेंटीमीटर है और हम हर बार सिंचाई में मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पानी देते हैं, तो पूरे बेस पीरियड में लगभग 12 बार पानी देना होगा। ये पानी देने का अंतराल, जिसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कहते हैं, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये अंतराल? 2 मुख्य कारण हैं। एक तो वाटर लॉगिंग रोकना, यानी खेत में पानी भरा न रहे। दूसरा, पौधों की जड़ों को हवा, एरेशन मिल सके। जड़ों को सिर्फ पानी नहीं, हवा भी चाहिए होती है। मिट्टी के कणों के बीच हवा रहेगी, तभी पौधे मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ठीक से ले पाएंगे। अगर जड़ें हर समय पानी में डूबी रहेंगी, तो पौधा ठीक से सांस नहीं ले पाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पैदावार कम होगी। अच्छा, ये हवा वाली बात दिलचस्प है। तो हमने देखा गन्ना और चावल का डेल्टा करीब 120 सेंटीमीटर, गेहूं का 40 सेंटीमीटर। ये दिखाता है कि खरीफ की फसलें जैसे चावल को रबी की फसलों जैसे गेहूं से कहीं ज्यादा पानी चाहिए। चलिए अब एक और बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं, ड्यूटी, जिसे कैपिटल डी से दिखाते हैं। ये अक्सर डेल्टा के साथ सुनने को मिलता है। ये क्या चीज़ है? ड्यूटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर ये इरिगेशन इंजीनियरिंग की जान है। ड्यूटी ये बताती है कि अगर हम किसी नहर, कैनाल से 1 क्यूमेक पानी लगातार सप्लाई करें, क्यूमेक मतलब क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, MQBS है ना? हाँ, 1 क्यूबिक पानी अगर पूरे बेस पीरियड तक लगातार सप्लाई करें तो उस पानी से कितने हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है जिससे फसल की पूरी ग्रोथ हो जाए? इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए एक पानी का टैंकर है जो हर सेकंड 1000 लीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर पानी खेत में डाल रहा है, और ये काम पूरे बेस पीरियड मान लो 120 दिन तक लगातार चलता रहता है। तो इस लगातार सप्लाई से कुल कितना एरिया सींचा जा सकेगा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। ड्यूटी की यूनिट होती है हेक्टेयर प्रति क्यूमिक, हेक्टेयर्स पर क्यूमिक। ये असल में पानी की सिंचाई करने की क्षमता या कहिए एफिशिएंसी को दिखाता है कि पानी का एक यूनिट फ्लो कितने बड़े एरिया को संभाल सकता है। तो ये जो 3 चीजें हमने समझी, ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड, ये सुनने में अलग अलग तो लगती हैं। क्या इंजीनियर इन्हें अलग अलग ही देखता है या इनके बीच कोई ऐसा रिश्ता है, कोई कनेक्शन जो डिजाइन में काम आता हो? हाँ, इनके बीच एक बहुत ही फंडामेंटल और ज़रूरी रिश्ता है। सोचिए, खेत को दिया गया पानी का कुल वॉल्यूम 2 तरीकों से नापा जा सकता है। एक तरीका है कितना पानी प्रति सेकंड यानी डिस्चार्ज कितने समय तक यानी टाइम तक दिया गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Q इंटू T। दूसरा तरीका है कितने एरिया ए पर कितनी गहराई डेप्थ डेल्टा तक पानी फैला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू A इंटू डेल्टा। अब ड्यूटी की परिभाषा पर वापस जाएं। ड्यूटी वो एरिया है हेक्टेयर में जो 1 क्यूमेग Q इक्वल टू 1 m³ सेकंड डिस्चार्ज से बेस पीरियड B दिनों में सींचा जाता है डेल्टा मीटर की गहराई तक। तो पहले तरीके से वॉल्यूम हुआ इज इक्वल टू डिस्चार्ज इंटू टाइम इज इक्वल टू 1 m³ सेकंड इंटू B डेज इंटू 24 घंटे पर डे इंटू 60 मिनट पर मिनट इंटू 60 सेकंड पर मिनट। ये कितना हुआ? 1 इंटू B इंटू 8640 मीटर क्यूब। ठीक है, 8600 B मीटर क्यूब। और दूसरे तरीके से वॉल्यूम हुआ इज इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ। एरिया है D हेक्टेयर यानी D इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर और डेप्थ है डेल्टा मीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 10,000 इंटू D इंटू डेल्टा मीटर क्यूब। अच्छा, अब क्योंकि दोनों तरीकों से निकाला गया वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो 86,400 इंटू B इज इक्वल टू 10,000 इंटू D इंटू डेल्टा। इसी को थोड़ा रीअरेंज करें तो ड्यूटी का मशहूर फॉर्मूला मिलता है D इज इक्वल टू 86,400 अपॉन 10,000 इंटू B इंटू डेल्टा, यानी D इज इक्वल टू 8.64 इंटू B इंटू डेल्टा। D इज इक्वल टू 8.64 B डेल्टा। हाँ, यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस फॉर्मूले में ड्यूटी D हेक्टेयर क्यूमेक में है, बेस पीरियड B दिनों डेज में है और डेल्टा मीटर्स में है। अगर आप डेल्टा को सेंटीमीटर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 100 से भाग देना होगा डेल्टा को मीटर में बदलने के लिए, या फिर फॉर्मूला बन जाता है D इज इक्वल टू 864 इंटू B डेल्टा, जहां डेल्टा अब सेंटीमीटर में है। ओह, यूनिट्स का खेल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ।
अरे वाह, तो ये सिर्फ गणित नहीं, ये एक पावरफुल टूल है। मतलब अगर हमें किसी फसल का बेस पीरियड और डेल्टा पता है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 क्यूबिक पानी से कितना एरिया सिंच आएगा, यानी ड्यूटी। या अगर हमें पता है कि कितनी ड्यूटी मिल रही है और बेस पीरियड क्या है, तो हम डेल्टा निकाल सकते हैं। या फिर अगर एरिया और ड्यूटी पता है, तो ये पता लगा सकते हैं कि नहर में कितना पानी मतलब डिस्चार्ज चाहिए होगा। ये तो कैनाल डिजाइन और पानी के बंटवारे का आधार बन गया। अच्छा, एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी थी पहले। हमने देखा चावल का डेल्टा ज्यादा है, लगभग 120 सेंटीमीटर, और गेहूं का कम, लगभग 40 सेंटीमीटर। तो क्या उनकी ड्यूटी भी इसी हिसाब से ज्यादा और कम होगी? यहीं पर मामला थोड़ा पलट जाता है और ये समझना बहुत जरूरी है। जिस फसल का डेल्टा ज्यादा होता है, यानी जिसे ज्यादा पानी चाहिए, जैसे चावल, उसकी ड्यूटी कम होती है। और जिस फसल का डेल्टा कम होता है, जिसे कम पानी चाहिए, जैसे गेहूं, उसकी ड्यूटी ज्यादा होती है। एक मिनट, हाई डेल्टा मतलब लो ड्यूटी, ये थोड़ा उल्टा लग रहा है। ज्यादा पानी चाहिए तो ड्यूटी कम क्यों? इसे ऐसे समझिए, ये सप्लाई और डिमांड जैसा है। चावल के पानी की डिमांड यानी डेल्टा बहुत ज्यादा है, तो जब आप उसे 1 क्यूबिक पानी की सप्लाई देते हैं तो वो पानी जल्दी खर्च हो जाता है, क्योंकि फसल ज्यादा पी रही है। इसलिए वो सप्लाई कम एरिया यानी लो ड्यूटी को ही पूरा कर पाती है। चावल की ड्यूटी लगभग 775 हेक्टेयर क्यूबिक होती है। अच्छा। वहीं गेहूं की पानी की डिमांड डेल्टा कम है, तो जब आप उसे वही 1 क्यूबिक पानी सप्लाई करते हैं तो वो पानी धीरे धीरे खर्च होता है और ज्यादा बड़े एरिया हाई ड्यूटी को सींच पाता है। गेहूं की ड्यूटी करीब 1800 हेक्टेयर क्यूबिक होती है, जो चावल से दोगुनी से भी ज्यादा है। हाँ, अब समझा। जिसकी प्यास ज्यादा, उसके लिए लाया गया पानी कम लोगों मतलब एरिया में बट पाएगा। दिलचस्प है कि रबी की फसल गेहूं की ड्यूटी खरीफ की फसल चावल से लगभग 2 गुनी है। इसका मतलब रबी में उसी पानी से ज्यादा खेत सींचे जा सकते हैं। बिल्कुल। क्या इस बात से भी फर्क पड़ता है कि हम नहर में पानी कहाँ से नाप रहे हैं? नहर के शुरू में या खेत के पास? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सोचिए, पानी का सफर, नदी या जलाशय, सोर्स से पानी मेन कैनाल में आता है, फिर ब्रांच कैनाल, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और आखिर में वाटर कोर्स या फील्ड चैनल के जरिए खेत तक पहुंचता है। इस पूरे सफर में पानी का नुकसान होता है। कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है इवेपोरेशन से, और काफी सारा पानी नहर के तल और किनारों से जमीन में रिस जाता है पर्कोलेशन या सीपेज से। इन सब को मिलाकर कन्वेंस लॉसेस या ट्रांजिट लॉसेस कहते हैं। मतलब जितना लंबा सफर, उतना ज्यादा पानी रास्ते में ही गुम हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसीलिए आप नहर प्रणाली में पानी को जहां से नापेंगे, ड्यूटी वहीं की बताई जाएगी। जाहिर है, नहर के शुरू में हेड ऑफ मेन कैनाल पर पानी ज्यादा होता है, लेकिन वहां से खेत तक पहुंचते पहुंचते काफी लॉस हो चुका होता है। इसलिए अगर आप खेत के जितना करीब पानी नापेंगे, उतना ही कम लॉस उसमें शामिल होगा, और बचे हुए पानी की सींचने की क्षमता यानी ड्यूटी उतनी ही ज्यादा नजर आएगी। ओह, तो ड्यूटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे पानी खेत के पास आता है? हाँ, पानी की मात्रा घटती है, लेकिन प्रति यूनिट पानी की सींचने की क्षमता या ड्यूटी बढ़ती जाती है। तो ड्यूटी सबसे कम होती है मेन कैनाल के हेड पर, और सबसे ज्यादा होती है खेत पर, हेड ऑफ द वाटर कोर्स पर। अच्छा। अलग अलग पॉइंट्स पर ड्यूटी को समझने के लिए कुछ खास नाम भी इस्तेमाल होते हैं। ग्रॉस क्वांटिटी, मेन कैनाल के हेड पर ड्यूटी; लैटरल क्वांटिटी, ब्रांच कैनाल या मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पर ड्यूटी; आउटलेट क्वांटिटी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के आउटलेट पर ड्यूटी। ये वो पॉइंट है जहां से पानी वाटर कोर्स में जाता है। नेट क्वांटिटी, फील्ड चैनल या वाटर कोर्स के हेड पर, यानी खेत पर मिलने वाली ड्यूटी, ये सबसे ज्यादा होती है। इसी से जुड़ा एक और टर्म है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ये असल में नेट क्वांटिटी ही है, जिसे माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के आउटलेट पर ड्यूटी के रूप में भी देखा जाता है। ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर यहीं तक सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है पानी पहुंचाने की। इसके आगे खेत तक पानी ले जाना और इस्तेमाल करना किसान का काम होता है। अच्छा, तो ड्यूटी सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि वो नहर में कहाँ की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी के प्रकार भी होते हैं? मतलब जैसे ये फ्लो वाली बात हुई, डायरेक्ट इरिगेशन बिना किसी बड़े स्टोरेज के, या हम एरिया प्रति यूनिट डिस्चार्ज की बात करते हैं। ठीक है। क्वांटिटी ड्यूटी या स्टोरेज ड्यूटी, जब पानी को पहले किसी डैम या रिजर्वॉयर में स्टोर किया जाता है
और फिर ज़रूरत के हिसाब से छोड़ा जाता है स्टोरेज इरिगेशन। तब ड्यूटी को पानी के वॉल्यूम के हिसाब से नापते हैं। इसकी यूनिट होती है हेक्टेयर प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर, HCM। ये बताता है कि स्टोर किए गए पानी के 1 मिलियन क्यूबिक मीटर वॉल्यूम से कितना एरिया सींचा जा सकेगा। अच्छा, तो डायरेक्ट सप्लाई है तो फ्लो ड्यूटी HCM, और स्टोरेज से सप्लाई है तो क्वांटिटी ड्यूटी HCM। समझ गया। हमने देखा कि फसल के प्रकार और नहर में जगह के हिसाब से ड्यूटी बदलती है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो ड्यूटी पर असर डालती हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। हाँ, कई फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी को प्रभावित करते हैं। फसल का प्रकार, ये तो हमने देख लिया। ज्यादा पानी वाली फसल कम ड्यूटी, कम पानी वाली ज्यादा ड्यूटी। मिट्टी का प्रकार, अगर मिट्टी रेतीली है, सैंडी है, तो पानी आसानी से नीचे रिस जाएगा, पर्कुलेशन लॉस ज्यादा होगा, जिससे ड्यूटी कम हो जाएगी। अगर मिट्टी चिकनी है, क्ले, जो पानी को पकड़ कर रखती है, तो लॉस कम होगा और ड्यूटी ज्यादा होगी। सही बात है। उपयोगी वर्षा, इफेक्टिव रेनफॉल, अगर बेस पीरियड के दौरान अच्छी बारिश हो जाती है जो पौधों के काम आ सके, तो हमें सिंचाई से कम पानी देना पड़ेगा। इससे उपलब्ध पानी से ज्यादा एरिया कवर होगा, यानी ड्यूटी बढ़ जाएगी। जलवायु और मौसम, क्लाइमेट एंड सीजन, गर्म और सूखे मौसम में तापमान ज्यादा होने से एवेपोरेशन लॉस ज्यादा होता है, जिससे ड्यूटी कम हो जाती है। ठंडे और नमी वाले मौसम में लॉस कम होता है तो ड्यूटी ज्यादा होती है। इसीलिए रबी सीजन की ड्यूटी करीब से ज्यादा होती है। हाँ, ये लॉजिकल है। सिंचाई विधि, मेथड ऑफ इरिगेशन, अगर सिंचाई का तरीका कुशल है, एफिशिएंट है, जैसे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिनमें पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और लॉस कम होता है, तो ड्यूटी ज्यादा होगी। पुरानी पारंपरिक विधियों जैसे फ्लड इरिगेशन में पानी का नुकसान ज्यादा होता है, इसलिए ड्यूटी कम मिलती है। नहर की लाइनिंग ऑफ कैनाल, अगर नहरें कच्ची हैं, अनलाइंड, तो सीपेज लॉस बहुत ज्यादा होता है, जिससे ड्यूटी कम हो जाती है। अगर नहरों को पक्का लाइंड कर दिया जाए कंक्रीट वगैरह से, तो सीपेज लॉस बहुत कम हो जाता है और ड्यूटी काफी बढ़ जाती है। वाह, तो मतलब ड्यूटी को एक फिक्स नंबर नहीं है, ये तो खेत, फसल, मिट्टी, मौसम, नहर की हालत और किसान के तरीके, इन सब चीजों का मिला जुला नतीजा है। कितना कॉम्प्लेक्स है ये। ये सब जानने के बाद ड्यूटी का असली महत्व क्या है? मतलब इंजीनियर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं डे टू डे में? ड्यूटी जानना क्रिटिकल है। इससे दो मुख्य चीजें तय होती हैं। पहला, अगर हमें पता है कि किसी इलाके में कितना एरिया हेक्टेयर में सींचना है और वहाँ किस फसल के लिए क्या ड्यूटी अपेक्षित है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस एरिया को सप्लाई करने के लिए नहर में कितना डिस्चार्ज क्यूमेक में डिज़ाइन करना पड़ेगा। दूसरा या उल्टा, अगर हमें पता है कि नहर में कितना पानी उपलब्ध है, डिस्चार्ज, और उस इलाके में ड्यूटी क्या है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस पानी से अधिकतम कितना एरिया सींचा जा सकता है। ये दोनों ही चीज़ें कैनाल नेटवर्क की प्लानिंग, डिज़ाइन और ऑपरेशन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। क्या हम ड्यूटी को सुधार सकते हैं? मतलब क्या हम पानी को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके ड्यूटी बढ़ा सकते हैं पानी बचाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। और यही मॉडर्न इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक बड़ा लक्ष्य है। पानी की हर बूंद से ज्यादा काम लेना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ड्यूटी सुधारने या बढ़ाने के कई तरीके हैं। नहरों को पक्का करना, लाइनिंग ऑफ कनाल्स, ताकि सीपेज रुके। कुशल सिंचाई विधियां अपनाना, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर। खेत को सही ढंग से समतल करना, प्रॉपर लैंड लेवलिंग, ताकि पानी एक समान फैले। सही फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाना। सतही और भूमिगत जलकम मिलाकर इस्तेमाल करना, कंजंक्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम, इम्प्रूव्ड ड्रेनेज करना, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। संभव हो तो रात में सिंचाई करना, नाइट इरिगेशन, ताकि इवेपोरेशन कम हो। ऐसी फसलें उगाना जिन्हें कम पानी चाहिए या तो सूखा झेल सकती हों, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। और हाँ, किसानों को पानी बचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए शिक्षित करना, फार्मर एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। कमाल है। मतलब इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, पानी का मैनेजमेंट, सब मिलकर ड्यूटी को बेहतर बना सकते हैं। ये तो पानी बचाने और पैदावार बढ़ाने दोनों के लिए जीत की स्थिति है। विन विन सिचुएशन है। भारत में हम अक्सर खरीफ और रबी फसलों की बात सुनते हैं। ये फसल के मौसम क्या हैं और इनका पानी की ज़रूरत से क्या कनेक्शन है? हाँ,
भारत में कृषि के लिहाज से मुख्य रूप से 3 मौसम माने जाते हैं। खरीफ, ये गर्मी या मानसून का मौसम है जो आमतौर पर जून से शुरू होकर सितंबर-अक्टूबर तक चलता है। इस मौसम की मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा। इन फसलों को आमतौर पर ज्यादा पानी चाहिए होता है, हाई डेल्टा। रबी, ये सर्दी का मौसम है जो अक्टूबर-नवंबर से शुरू होकर मार्च-अप्रैल तक चलता है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। इन फसलों को खरीफ की तुलना में कम पानी चाहिए होता है। लो डेल्टा। अच्छा, जेड, ये खरीफ और रबी के बीच का एक छोटा मौसम है, लगभग अप्रैल से जून तक। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा जैसी जल्दी पकने वाली फसलें उगाई जाती हैं। इनके अलावा पेरिनियल फसलें भी होती हैं जो साल भर या 1 साल से ज्यादा समय तक खेत में रहती हैं, जैसे गन्ना। इन्हें लगभग पूरे साल पानी चाहिए होता है। और एक खरीफ रबी रेशियो या एरिया रेशियो भी होता है। ये क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि किसी कमांड एरिया मतलब नहर से सिंचित क्षेत्र में खरीफ सीजन में कितना एरिया सींचा गया और रबी सीजन में कितना एरिया सींचा गया, उनका अनुपात क्या है। जैसा हमने देखा, रबी फसलों को कम पानी चाहिए, ड्यूटी ज्यादा होती है, इसलिए अक्सर उसी उपलब्ध पानी से रबी में खरीफ की तुलना में ज्यादा एरिया सींचा जा सकता है। यानी एरिया रबी आमतौर पर एरिया खरीफ से ज्यादा होता है। AR, AK, हाँ, तो ये रेशियो ए आकार या आखर भी के रूप में दिया जा सकता है। आपको वैल्यू देखकर अंदाजा लगाना होता है। अगर वैल्यू 1 से कम है, जैसे 0.5, तो ये आकार है। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे 2, तो ये आखर है। ये ड्यूटी के अनुपात से भी जुड़ा है। हमने देखा था ड्यूटी रबी लगभग ड्यूटी खरीफ का 2 गुना होता है। तो इससे पता चलता है कि आर लगभग ए का 2 गुना होना चाहिए। तो आकर करीब 2 होगा या आकार करीब 0.5। अच्छा, तो रेशियो की वैल्यू देखकर इंटरप्रेट करना होगा कि कौन सा एरिया ऊपर है और कौन सा नीचे। ये कैलकुलेशन में ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, अब कुछ और खास शब्द हैं जो सिंचाई में इस्तेमाल होते हैं। एक है पलियो सिंचाई, पालियो इरिगेशन। कभी-कभी खासकर रबी फसल बोने से पहले जमीन इतनी सूखी और सख्त हो जाती है कि उसमें बीज बोना मुश्किल होता है। ऐसी हालत में बुआई, सोइंग करने से पहले खेत में एक बार पानी दिया जाता है ताकि मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए और बुआई आसानी से हो सके। इसी पहली सिंचाई जो बुआई से पहले होती है को पलियो या पलेवा सिंचाई कहते हैं। बुआई से पहले? हाँ, और ये बेस पीरियड की गिनती में शामिल नहीं होती, क्योंकि बेस पीरियड बुआई के बाद पहली सिंचाई से शुरू होता है। ठीक है। दूसरा जरूरी शब्द है कोर वाटरिंग। जब फसल अंकुरित होकर कुछ सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है, फ्यू सेंटीमीटर्स हाई, तब उसकी ग्रोथ की एक स्टेज आती है जब उसे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इस क्रिटिकल स्टेज पर जो पहली सिंचाई दी जाती है, बुआई के बाद वाली, उसे कोर वाटरिंग कहते हैं। अक्सर ये सबसे ज्यादा पानी वाली सिंचाई भी होती है। पहली और सबसे जरूरी। हाँ, अगर इस समय फसल को पानी ना मिले तो उसकी पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस सिंचाई में दी गई पानी की गहराई को कोर डेप्थ कहते हैं। जैसे चावल के लिए लगभग 19 सेंटीमीटर, गेहूं के लिए लगभग 13.5 सेंटीमीटर। और जिस टाइम पीरियड में ये कोर वाटरिंग की जाती है उसे कोर पीरियड कहते हैं। जैसे चावल के लिए बुवाई के 2-4 हफ्ते बाद का समय। समझ गया। तो कोर वाटरिंग फसल की शुरुआती बढ़त के लिए सबसे अहम पानी है, क्रिटिकल। बिल्कुल। और आखिर में एक टर्म है कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें। ये वो फसलें हैं जिन्हें किसान मुख्य रूप से अपने घर के इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने और पैसा कमाने, कैश के मकसद से उगाता है। इनकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। आमतौर पर ये नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं, जैसे कपास, जूट, गन्ना, शुगरकेन, तंबाकू, चाय की। तो आज हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग के बड़े ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझा। क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड का फ़र्क, डेल्टा यानी पानी की कुल गहराई, ड्यूटी यानी पानी की सींचने की क्षमता, और उनके बीच का वो अहम रिश्ता D = 8.64 B डेल्टा। हमने ये भी देखा कि ड्यूटी किन चीज़ों पर निर्भर करती है, फसल, मिट्टी, मौसम, नहर, तरीका, और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। साथ ही खरीफ, रबी सीजन, उनका एरिया रेशो और पलियो और कोर वाटरिंग जैसे खास टर्म्स भी जाने। काफी कुछ कवर किया। बिल्कुल। और इन सब का सार यही है कि पानी एक बेहद कीमती संसाधन है। सिंचाई इंजीनियरिंग का मकसद सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं,
बल्कि उसे सबसे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि कम पानी में ज्यादा पैदावार ली जा सके। डेल्टा और ड्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट्स इसी एफिशिएंसी को नापने और सुधारने के वैज्ञानिक आधार हैं। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम सब क्लाइमेट चेंज की बात सुन रहे हैं, बदलता मौसम, अनियमित बारिश, बढ़ता तापमान। सोचिए, इसका हमारी फसलों की पानी की जरूरतों मतलब डेल्टा पर क्या असर पड़ेगा? और इसके जवाब में हमें अपनी सिंचाई रणनीतियों, अपने डैम और कैनाल डिजाइन और ऑपरेशन को भविष्य के लिए कैसे बदलना पड़ सकता है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।